नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जब्बाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कठुआ की तरफ सबसे पहले रुख करेंगे। आपको बता दें कि खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन है वो लोगों का जारी है और आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जो लोगों का प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और लोगों का साफ कहना है कि अब वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि शेर कोटला गांव जहां पर आंदोलन किया जा रहा है और हम आपको पिछले एक हफ्ते से ये दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो अवैध खनन के खिलाफ किया जा रहा है, यानी कि शेर कोटला गांव जहां पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है और लोगों का साफ कहना है कि अगर इस खनन को नहीं रोका गया तो उनके जो खेत है वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी फसलें खराब हो जाएंगी और जो पानी की कमी है वो उन्हें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अवैध खनन करने की वजह से जो सबसे पहली उन पर मार पड़ेगी वो उनकी जमीनों पर पड़ेगी। लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा कोई कदम आज पूरे एक हफ्ते के बाद भी नहीं उठाया गया है, जिसके बाद से अब लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का सहारा लेने की अब शुरुआत कर दी है। आपको ये बताएं कि सहार पंचायत के जो लोग हैं ये धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और आप साफ देख सकते हैं कि खनन विभाग के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि खनन विभाग का कोई भी अधिकारी उनसे बात करने नहीं आया और ये जो अवैध खनन की जा रही, यानी ये जो प्रोजेक्ट दिया गया था खनन करने का, यानी कि ये जो वहां पर जाकर खनन विभाग ने प्रोजेक्ट दिया, जिस ब्लॉक में दिया, वो एकदम गलत जगह है। उनके खेतों का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि उनकी जमीनों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद भी पिछले एक हफ्ते से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन करने के बाद भी आज तक उनको इसका कोई भी फल नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा और जिसके बाद से आज वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। होश में आओ लिखकर खनन विभाग को जगाने की कोशिश की जा रही है और सहार पंचायत के लोग अब यहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। खनन माफिया न सिर्फ कठुआ में बल्कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जम्मू में जहां पर सक्रिय है और उसके बाद भी खनन विभाग कोई कड़ा कदम उठाता हुआ नजर नहीं आता। जहां पर रात के अंधेरे में पहले पूरे तरीके से जो खनन है वो किया जाता था, लेकिन अब ये सरेआम दिन दहाड़े खनन माफिया सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अब सहार पंचायत के जो लोग हैं वो चले गए हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ रंजीव यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो रंजीव से बात करते हैं। रंजीव, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, तकरीबन अगर बात करें तो एक हफ्ता हो गया इन लोगों को ये खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते हुए, लेकिन खनन विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस समय ये प्रोजेक्ट दिया गया था वो किस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को दिया गया था और अगर इस प्रोजेक्ट को नहीं हटाया जाता है, यानी कि जो यहाँ से खनन हो रहा है उसे नहीं बंद किया जा सकता, तो लोगों को क्या नुकसान आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग हैं पिछले 8 दिनों से लगातार धरने पर पहले बैठे थे, क्योंकि जिस इलाके में ये बनाया जा रहा है, ये अपना ब्लॉक बनाया है माइनिंग विभाग ने, उसके खिलाफ लोगों का कहना है कि यहाँ पे पास में रिहायशी क्षेत्र है और साथ ही उनके घर हैं और साथ में इसी सहार नाले का जो पानी है उनके खेतों को लगता है। जैसे ही अगर माइनिंग होगी तो जो 6-7 पंचायतें हैं वहां का जल स्तर काफी नीचे चला जाएगा, उनके खेत बंजर हो जाएंगे। पर जैसे आपने पूछा कि यहाँ की जो 8-9 दिन, आज 9वां दिन है, आज इन्होंने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें 2 लोग जो है आज भूख हड़ताल बैठे हैं, जिसमें एक सरपंच सिंह है और एक पंच हरनाम सिंह है। डीएमओ की बात तो उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस में बयान जारी करके बोला था कि जहां पे हमने ये बनाया है ब्लॉक, ये बिल्कुल वाजिब है और तयशुदा जो नियम है उनके मुताबिक है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वह लोग इलीगल हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के खिलाफ आज लोगों ने इनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माइनिंग विभाग हम पर आरोप लगा रहा है और खुद ये कितना ईमानदार और सच्चा है, इसका परिणाम यही है कि जहां से रोजाना
बिल्कुल लाखों रंजीव, आपसे टन एक यहाँ पर मटेरियल है, वो मैं जो पंजाब सवाल है सरकार वो ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि जिस जगह पर ये ब्लॉक बनाया गया है, यानी कि जहां से खनन किया जाएगा, उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। तो जब एक ब्लॉक को सैंक्शन किया जाता है तो उसमें जो पैरामीटर्स है वो क्या कुछ ध्यान में रखे जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है? सबसे बड़ा जो ध्यान में रखने वाला रूल है वो है कि पब्लिक की जो सुनाई है, इसमें कैंप जो होता है वो कैंप ना तो उस पंचायत में किया गया जहां पे बनाया गया, वो दूर कहीं किसी एक बैंकेट हॉल में चहेते लोगों को बुलाकर ही किया गया। यही आरोप सरपंच और जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों ने लगाया। उन्होंने कहा कि हम जहां इस गांव में अगर वो माइनिंग विभाग इतना ही अगर ईमानदार है तो इसको गांव में आकर ये कैंप करना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक हियरिंग जो है इसमें सबसे बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है जो लोगों की कंसेंट होती है, उसके बाद ही ये सारा ये बनता है। लेकिन वो सारा फर्जी बड़ा करके, उनका आरोप है कि उन्होंने फर्जी बड़ा करके वो डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया है, क्योंकि इसमें एक बैंकेट हॉल में जाकर ये पब्लिक हियरिंग का कैंप लगाया था। जी पल्लवी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे रंजीव मेरा ये रहेगा कि अब जिस तरीके से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जो लोग हैं वो सहार पंचायत के चले गए हैं, तो आगे जाकर अगर सरकार उनकी ये भी मांग को नहीं सुनती है तो आंदोलन को किस तरीके से गति दी जाएगी और किस तरीके से सरकार तक, खासकर खनन विभाग तक अपनी आवाज को पहुंचाया जाएगा? देखो, मैं आपको बताऊं कि जो मेरी आज उनसे जब धरना प्रदर्शन, जब वो हड़ताल पर बैठे तो बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक माइनिंग विभाग यहाँ से अपना ब्लॉक उठा नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जमीनें हमारी हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ से जो कोई भी मटेरियल उठाने का पंचायत इसके लिए रजिस्ट्रेशन डाल चुकी है और पंचायत की पर्ची के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अकेली पंचायत नहीं है, इसके आगे ऊपर 5-6 पंचायतें और भी पड़ती हैं, जिसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। आज 2 लोग बैठे हैं, कल 2 और बैठेंगे। पहले उन्होंने धरना किया, पहले दिन उन्होंने प्रदर्शन किया, दूसरे दिन से वो लोग धरने पे बैठे लगातार 8 दिन, और आज से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। और आगे आगे जैसे जैसे अगर नहीं मानी तो और कड़े कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता, और वहीं पर आप देख सकते हैं हीरानगर की तस्वीरें, जहां पर अब जो सहार पंचायत के लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात करते हैं सरकारी काम की, तो डॉक्यूमेंटेशन भी की जा रही है, जहां पर ये जो खनन किया गया जा रहा है, यानी कि जो ब्लॉक बनाया गया है खनन के लिए, उसके खिलाफ भी ऑफिशियली किस तरीके से उसे रोका जा सके उस पर भी अब पंचायत काम करना शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं डेली वेजर्स की। डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, ना सिर्फ जम्मू में बल्कि सांबा में भी लगातार डेली वेजर्स, खासकर जल शक्ति विभाग की बात करते हैं तो डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ा कदम सांबा और कठुआ के डेली वेजर्स द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि सांबा और कठुआ के डेली वेजर्स अब जम्मू के लिए कूच करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आज जम्मू में वो जल शक्ति विभाग के डेली वेजर अगली रणनीति क्या रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। और लगातार डेली वेजर्स का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। रेगुलराइज करने की बात डेली वेजर्स द्वारा की जा रही है, और अब प्रशासन पर जिस तरीके से उन्हें जो एक सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे, प्रशासन ने उन्हें सिर्फ कहा था कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा, उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कदम इन डेली वेजर्स के लिए नहीं उठा है। और खासकर दूसरी तरफ बात करते हैं मानदेय की, तो मानदेय भी इन्हें समय पर नहीं मिलता, जिसकी वजह से आज जल शक्ति विभाग के जो डेली वेजर्स हैं वो सांभा और कठुआ से शुरू होंगे और जम्मू आकर कूच करेंगे। और यहाँ पर आगे की रणनीति क्या रहेगी, यानी कि किस तरीके से प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा धरना शुरू होगा, ये वो तय करेंगे। और लगातार आज तकरीबन 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं लोगों को प्रदर्शन करते हुए, और उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई
आवाज इनकी नहीं सुनी गई, कोई ऐसी पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई गई। और खासकर बात करते हैं उन डेली वेजर्स की जो जल शक्ति विभाग में काम कर रहे हैं और जो रिटायर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, उनका ये कहना है कि आज तक उन लोगों के लिए एक पॉलिसी को नहीं बनाया गया है, जिसके बाद से अब जाकर वो जम्मू की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से बात करते हैं। ऋषि, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए आज जल शक्ति विभाग के जितने डेली वेजर्स हैं वो हमें यहाँ जम्मू की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी मांग को कहीं ना कहीं दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। और बात करते जब वोट बटोरने की, तो उस समय इनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे, इन्हें रेगुलराइज करने की बात कही गई थी, लेकिन आज इतने दिन हो गए हैं लोगों को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन किसी ने भी इनकी आवाज नहीं सुनी। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि 160 दिन जो है वो तमाम पीएचई डेली वेजेस को स्ट्राइक पर बैठे हो चुके हैं और 160 दिन में कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। मात्र आश्वासन इनको जरूर मिले हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मिले हो या फिर भाजपा की तरफ से मिले हो। हालांकि दोनों तरफ से कमेटियां गठित की गई हैं रिपोर्ट सौंपने के लिए कि इनका मसला किस तरह से हल किया जाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो जिसमें डिवकॉम की तरफ से जो कहा गया था कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं, रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कि किस तरह से आगे काम करना है। बीजेपी ने जो कमेटी गठित की उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो पीएचई डेली वेजर्स हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक बार फिर से ये सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। और आज जम्मू की ओर उन्होंने तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने रुख किया, जिसमें सांबा जिला के डेली वेजर्स हैं या कठुआ जिला के, बिलावर के, तमाम अलग अलग इलाकों के जो डेली वेजर्स हैं वो एक मंच पर दोबारा से आ रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। और भाजपा को भी दो टूक संदेश है, जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी दो टूक संदेश है कि हमें चाहे गोली मार दीजिए, हमें चाहे हमारे ऊपर लाठियां बरसाइए, लेकिन अब हम आपसे डरने वाले नहीं है। हम अपनी रेगुलर पॉलिसी लेकर रहेंगे और जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं। लेकिन जिस तरह से हालात बनते नजर आ रहे हैं, 160 दिनों में अगर इनके परिवारों को लेकर बात करें तो वो कितने क्राइसिस में है, कितना वो क्राइसिस फेस कर रहे हैं। आज कई ऐसे डेली वेजेस हैं जिनको कभी तनख्वाह मिलती है, कभी नहीं मिलती है, 75 महीने का पेंडिंग वेतन नहीं मिल पाया है और रेगुलर जो तनख्वाह मिल रही थी उसमें भी ब्रेक लगी है और उसमें भी बताया जा रहा है कि कभी 1 महीने की मिल रही है, कभी 2 महीने की मिल रही है। तो काफी परेशान इस समय डेली वेजेस हो चुके हैं और प्रदर्शन के अलावा कोई और चारा इनको नजर नहीं आ रहा और अपनी बात को लगातार हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू में जब भी इन्होंने प्रदर्शन किया, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। यहां पे ये प्रदर्शन करते हैं तो बदले में इनको लाठियां ही मिलते हैं, लेकिन रेगुलर पॉलिसी इनको नहीं मिल पा रही। लेकिन ये कहना है कि अगर बीजेपी ने कमेटी गठित की है 5 मेंबर्स की, तो क्यों रिपोर्ट सौंपने में इतना विलंब किया जा रहा है। हमें जितना टाइम मांगा गया था उससे ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट हाथ नहीं आ रही। उसी को लेकर कल ही ये तमाम पीएचई डेली वेजर्स ने ऐलान कर दिया था कि हम जम्मू की ओर कूच करेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन दोबारा से करेंगे, ताकि प्रशासन को ये ना लगे कि ये चुप हो चुके हैं। हम अपना प्रदर्शन आज भी कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ऋषि, एक सवाल आपसे मेरा यहाँ पर ये रहेगा ऋषि कि कुछ दिनों पहले हमें देखने को मिला था कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो लोग एज अ डेली वेजर काम कर रहे थे उनके लिए कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया था और वो एक तरीके की हिंट जो थी वो डेली वेजर्स को दी गई थी, जहां पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो डेली वेजर्स उस समय लगाए गए थे वो सिर्फ परमानेंट करने के लिए नहीं लगाए गए थे, डिपार्टमेंट को नीड थी इसीलिए उन्हें लगाया गया। और ये कहीं पर भी लॉफुली कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता कि जो डेली वेजर्स हैं या फिर जो कैजुअल वर्कर्स हैं उन्हें परमानेंट किया जाए या रेगुलराइज किया जाए। तो ये जब वर्डिक्ट सुनाया गया था उस समय, तो ये कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के लिए एक हिंट दिया गया था कोर्ट द्वारा भी। लेकिन अब उसके बाद कमेटी गठन करने की बात की गई, इनके प्रदर्शन को रोकने की बात कही गई। तो ये जिस तरीके से पूरा मिक्सचर बनाया जा रहा है चीजों का, तो ये डेली वेजर्स को किस तरीके से भड़काया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से आपने कोर्ट के वर्डिक्ट की बात की है, तो अगर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इनको तमाम जो डेली वेजर्स उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, जो आप बता भी रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों भाजपा आश्वासन दे रही है, क्यों जम्मू कश्मीर प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि आपका मसला हम जल्द हल करेंगे, क्यों कमेटियां गठित की जा रही हैं। अगर कमेटी की रिपोर्ट इनके फेवर में नहीं होगी तो हालात किस ओर जाएंगे ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आश्वासन पर आश्वासन 160 दिनों में इनको मिले हैं, या इससे पहले भी जब लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो पिछली सरकारों को लेकर बात कर ले, जम्मू कश्मीर प्रशासन को लेकर बात कर ले, तो 2014 में जब भाजपा ने कहा था कि हम आपको परमानेंट करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे, तो उसी आश्वासन को लेकर आज तक ये साथ चल रहे हैं कि अगर भाजपा ने कहा था, जो भाजपा
पहले दिन से दावा कर रही थी, तो अभी तक वो दावे को पूरा नहीं कर रही है। इसलिए भाजपा से इनको काफी उम्मीदें हैं। देखिए, कोर्ट की वर्डिक्ट की अगर बात करें तो वो एक तरफ है, जो अगर अंडर रूल देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि अगर डेली वेजेस है, ये नीड बेस है, इनको किस तरह से परमानेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर भाजपा ने आश्वासन दिया है तो उसके ऊपर भाजपा को खरा उतरना चाहिए था। इनको क्यों आश्वासन दिया गया, झूठा आश्वासन दिया गया, इसी को लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है भाजपा के ऊपर, जम्मू कश्मीर प्रशासन के ऊपर, कि अगर लद्दाख यूटी वाले कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं कर सकते। हमारे भी परिवार आज सफर हो रहे हैं, उसी को लेकर यह रणनीति लगातार इख्तियार की जा रही है। एक उग्र प्रदर्शन करने के लिए ये मजबूर है। यही एक कारण है कि ये तमाम लोग आज सड़कों पर हैं कि आश्वासन देने के बाद भी इनका मसला हल नहीं हो पा रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, और वहीं पर आप सांबा की तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सांबा और कठुआ से अब डेली वेजेस जम्मू की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि वो जम्मू आकर एक नई रणनीति बनाएंगे जिससे कि उनकी जो परमानेंट और रेगुलराइज करने की आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। तो चलिए अब रामबन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करवाई गई थी, लेकिन वहीं पर जो तस्वीरें हैं वो फेलियर की यहां नजर आती हुई नजर आ रही हैं। रामबन में फिर एक बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और करीबन सिर्फ 1 किलोमीटर की ऐसी सड़क है जिसकी मरम्मत नहीं हो पाई है, और जहां पर कंथी गनौत का ये सफर लोगों को बड़ा ही ज्यादा मुश्किल से कवर करना पड़ता है, और जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत की गई थी वो इस बेसिस पर की गई थी कि हर एक गांव को, हर एक शहर को सड़क से जोड़ा जाएगा। लेकिन वहीं पर इसका जो फेलियर है वो नजर आ रहा है सिर्फ 1 किलोमीटर तक की सड़क पर। और आपको बता दें कि कंथी से गनौत तक का जो सफर है वो लोगों के लिए दुश्वार होता जा रहा है, क्योंकि मात्र 1 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत के लिए उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि आज तक उस 1 किलोमीटर की सड़क का कोई भी मरम्मत करने के लिए वहां नहीं पहुंचा। उसके प्रोजेक्ट को लेकर किसी ने कोई बात नहीं की, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्यों यहाँ पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, और लोगों में भी रोष आए दिन देखने को मिलता है। रामबन के इलाके की बात करते हैं तो रामबन में आए दिन सड़क को लेकर की मरम्मत उसकी सही तरीके से नहीं हो रही है। लोग सड़कों पर नजर आते हैं, लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन रामबन एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों की आवाज की पूरे तरीके से अनदेखी करती हुई नजर आती है। कंथी से गनौत तक का ये जो पूरा सफर है ये तकरीबन 1 किलोमीटर का है, और लगभग 1 किलोमीटर की सड़क में जो हालत है सड़क की वो दुश्वार होती जा रही है। और जिस बीच जो लोग उस पूरे 2 जगहों पर सफर करते हुए नजर आते हैं, जब लोग गनौत से कंथी या फिर कंथी से गनौत जाते हैं तो उन्हें उनका जो सफर है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि सड़क की मरम्मत पूरे तरीके से यहाँ पर नहीं हुई है। आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि सड़क की क्या कुछ हालत यहाँ पर है। तकरीबन 1 किलोमीटर तक की सड़क है जहां पर जो पूरी तरीके से टूटी है, और यहाँ पर टूटने की वजह से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। और ऐसा नहीं है अगर 1 किलोमीटर की सड़क टूटी है तो आगे की जो सड़क है उसकी मरम्मत कब होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जो सड़कें ऑलरेडी खराब हैं उनको लेकर भी कोई प्रोजेक्ट नया शुरू नहीं हो रहा। तो यहाँ पर रामबन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए परेशानियों पे परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए रामबन से हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो नदीम से जानते हैं। नदीम, आपसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी कि जितने भी गांव हैं उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, लेकिन उसकी तस्वीर, उसकी जो सच्चाई है वो हम टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक साफ देख रहे हैं। इस बीच 1 किलोमीटर तक की जो सड़क है इसकी मरम्मत क्यों नहीं आज तक की गई, और क्या इसको लेकर सरकार से प्रदर्शन किया गया, सरकार तक आवाज पहुंचाई गई, या डॉक्यूमेंटेशन कहीं पर नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा? इसके कारण क्या कुछ बताए जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि जिस सड़क की हम बात करें, जो विजुअल्स में इस पर साफ डिस्प्ले हो रही है, ये नेरा गनौत सड़क है। हालांकि सड़क की जहां बात करें अभी गनौत तक पहुंची तो है नहीं, लेकिन फिर भी सड़क का नाम अगर तो नेरा गनौत है, लेकिन इसके लास्ट की अगर आप 3-4 किलोमीटर की बात करेंगे तो हालत काफी खराब है। चब्बा और बाटनाल के बीच जब आप इस रोड पर ट्रैवल करेंगे तो परेशानी आपके सामने होंगी, छोटी गाड़ी आपकी जा नहीं सकती है। जब आप बारिशों के दौरान इस सड़क पर अगर सफर करते हैं तो पैदल लोग तो आप सफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सड़क पर जो है पूरा पानी बह रहा होता है, यानी एक सड़क जो है एक ड्रेन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और ये जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है इस पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां तो है, लेकिन सवाल यह है कि इस रोड को छोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कई बार रिप्रेजेंटेशंस जो है पेश की है,
कंसर्न डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज के पास कि आप इस रोड को बेहतर करें, लेकिन इस रोड को बेहतर नहीं किया जा रहा है। जहां पर आज भी हमने देखा कि इस रोड का हाल जो का तो है, इसको जो है बेहतर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और यहाँ के लोगों की यही डिमांड है हायर अथॉरिटी से कि जो रिप्रेजेंटेशन हमने आपके पास दी है, आप उन पर काम करें और इस रोड की हालत बेहतर करें, क्योंकि परेशानियां अभी भी हमारे सामने काफी ज्यादा है। जब लोग इस पर ट्रैवल करते हैं, अगर आप खुशगवार मौसम में इस पर ट्रैवल करेंगे और गाड़ियां चलेंगी तो राहगीरों के सामने धूल होती है, और अगर आप खराब मौसम में इस पर सफर करेंगे तो पानी की छींटों से आपके जो लिबास होता है वो तबाह हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हम कहें, बच्चों से लेकर पेशेंट्स को देखें या फिर बूढ़े बुजुर्गों को देखो, तो इस सड़क से लेकर काफी परेशान है। जी बिल्कुल। आपसे नदीम एक सवाल यहाँ पर और जानना चाहूंगे कि ये जो सड़क खराब नजर आ रही है, इस पर कितने गांव ऐसे हैं जो कि मूवमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं? क्योंकि सड़क खराब होती है और जिस तरीके से आपने कहा मानसून के समय पे सबसे ज्यादा मुश्किल रहती है लोगों को, और वो साफ दिख भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क है वहां पर एक तरफ जो है वो खाई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो है पहाड़ टूटे हुए हैं। तो उस बीच कितने गाँव ऐसे हैं जिनकी मूवमेंट पूरे तरीके से इसी सड़क पर डिपेंडेंट है? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, इसमें लगभग 2 पंचायत से, एक बेरी निघाल है हमारे पास और दूसरा गनौद पंचायत है। और अगर इन 2 पंचायत की अगर आप आबादी की बात करें, क्योंकि वोटर्स लगभग यहाँ 4000 के आसपास में है, लेकिन जब आप आबादी की बात करेंगे कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, तो 6 से 7000 के बीच यहाँ पर आबादी है जो इस रोड के जरिए से कनेक्ट होती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन के साथ। और इसका हाल जो आप देख रहे हैं कि इसका हाल क्या है, वो विजुअल्स में साफ डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ के लोगों की यही डिमांड है कि इस रोड को बेहतर किया जाए, ताकि लोगों के सामने जो परेशानियां हैं उनसे लोगों को राहत मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, और वहीं पर रामबन की जो सड़क है उसकी आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से नदीम ने भी बताया कि 2 पंचायत ऐसी हैं जो कि पूरे तरीके से इसी सड़क पर निर्भर करती है। और वहीं पर मानसून के समय में जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो इस सड़क की हालत और दुश्वार हो जाता है, जिससे कि लोगों को मूवमेंट के लिए यानी कि आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं सूर्यपुत्री तवी की, क्योंकि तवी की हालत जो बनती जा रही है उससे हर कोई दो चार होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और वहीं पर जम्मू के में बात करते हैं सूर्यपुत्री तवी की, तो जो दामन है वो किस तरीके से मैला हो रहा है, और इसके पीछे किसी का नहीं बल्कि जो जम्मू में लोग रह रहे हैं उन्हीं का हाथ है। और तवी में गंदगी फैलाने में लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि तवी को बचाया जाए, प्लास्टिक, पॉलिथीन या फिर कोई भी ऐसा कचरा तवी में ना फेंका जाए जिससे कि उसमें पॉल्यूशन बढ़ता जाए, वाटर पॉल्यूशन हो, क्योंकि इसी तवी से लोगों के घरों में भी पानी जाता है। लेकिन वहीं पर लोग इसी तवी को गंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और तवी में गंदगी फैलाने से लोग बाज नहीं आ रहे। शहरवासियों की बात करते हैं तो अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि शहरवासी अपने घरों का गंद भी इसी तवी में फेंकते हुए नजर आते हैं। जहां पर सूर्यपुत्री तवी से कहा जाता है, वहीं पर लोग एक तरफ इसकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ इसी तवी में गंद फेंकते हुए नजर आते हैं। आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि तवी का क्या कुछ हाल बना हुआ है इस समय, क्योंकि प्लास्टिक, पॉलिथीन्स और साथ ही साथ जो घर का कचरा है, इवन कि लोगों ने अपने जो कपड़े तक भी तवी में फेंके हुए हैं, जिसकी वजह से जो तवी है वो पॉल्यूटेड होती हुई नजर आ रही है और उसका पानी भी गंदा होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अचंभे की बात यह है कि पूरे शहर को तवी नदी से ही पानी की सप्लाई की जाती है, और जहां पर तवी नदी से पानी की सप्लाई की जाती है वहीं दूसरी तरफ उसी तवी में लोग गंद भी फेंकते हुए नजर आते हैं। और सूर्यपुत्री तवी का जो हाल है आप देख रहे हैं साफ कि क्या बन चुका है, और आस्था पर यहाँ पर लोगों की नासमझी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रोज तवी की पूजा की जाती है और वहीं पर दूसरी तरफ तवी का जो हाल है आप साफ देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि क्या कुछ तवी का हाल बना हुआ है। हालांकि बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो कि टाइम टाइम पर ड्राइव्स चलाती रहती है, तवी को क्लीन करने की बात की जाती है, साफ करने की बात की जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ बात करते हैं सरकार की, तो सरकार भी जल स्रोतों को साफ रखने की बात करती है, लेकिन इस पर सरकार का तब तक जोर नहीं चल सकता जब तक शहरवासी जागरूक होते हुए नजर नहीं आते हैं। जब तक शहरवासी तवी नदी पर गंद फेंकना बंद नहीं करेंगे तब तक जो स्वच्छता है वो हमें तवी के पानी में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रितिका यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, तो रितिका से जानते हैं। रितिका, तवी की जो तस्वीरें हैं वो टीवी स्क्रीन पर साफ देखने को मिल रही हैं और साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो गंदगी है वो तवी पर फेंकी गई है, लेकिन
बार बार ड्राइव्स चलाने के बाद भी, बार बार ये कहने के बाद भी कि तवी में गंद ना फेंका जाए, लोग कहीं पर भी बाज आते हुए नजर नहीं आते और दूसरी तरफ सरकार पर उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन जो नासमझी है वो लोगों की तरफ से ही देखने को मिलती है, क्योंकि आप जब भी तवी के पास से गुजरेंगे आपको कोई ना कोई वहां पर गंद फेंकता हुआ नजर आता ही आता है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लापरवाही है वो दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। यहाँ पे प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिली है और साथ ही साथ आम जनता की तरफ से भी देखने को मिली है। सबसे पहले आम जनता की बात करना चाहूंगी। मनाही होने के बावजूद भी तवी के किनारे पे गंद फेंकने का कार्य जो है वो लगातार हो रहा है और वही गंदगी तवी में जाके मिल जाती है और तवी के पवित्र पानी को गंदा करने का कार्य हो रहा है। और उसके अलावा प्रशासनिक लापरवाही, आपको बता दें, तमाम तरीके की नालियां जो है उनका प्रवाह जो है वो सीधा तवी में किया गया है। तवी का प्रवाह जहां से शुरू होता है वो पानी एकदम क्लियर है, लेकिन ये पानी की जो एग्जिट पे आप आते हैं, जब इसका निकास जहां से हो रहा है वहां पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे पूरे तरीके से आपको प्रदूषित पानी तवी का देखने को मिलेगा। यानी कि धार्मिक आस्था जो सूर्यपुत्री तवी के साथ जुड़ी हुई है उस पे किस प्रकार से प्रहार हो रहा है आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल रितिका, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जहां पर शाम को जो है वो पूजा की जाती है सूर्यपुत्री की और वहीं पर बात करते हैं पूरे ड्रेनेज सिस्टम की, तो ये सबको पता है कि फैक्ट्री से लेकर छोटी छोटी नालियां तक भी जो है वो तभी में फेंकी गई है। तो इस बीच ये साफ होता है कि जहां पर एक तरफ आस्था देखने को मिलती है वहीं पर इसी तवी पुत्री, ये जो सूर्यपुत्री है, इसे गंदा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम है शहर का वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू में सूर्यपुत्री तवी के किनारे आरती घाट बनाए गए हैं और यहाँ पे लोग पहुंच के पूजा अर्चना करने का कार्य करते हैं, परंतु वहीं पे गंदगी भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि वहीं पे पूजा पाठ हो रहा है और वहीं पे आपको गंदगी के ढेर भी मिल रहे हैं। तो किस प्रकार से आप मान कर रहे हैं सूर्यपुत्री तवी का, उस पे यहाँ पे सवाल जरूर आते हैं और लोगों के लिए और प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सब लोगों पे ये कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत और वहीं पर आप तवी की तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सूर्यपुत्री तवी जिसके की रोज शाम को आरती की जाती है, वहीं पर उसका जो हाल है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।